हेलो डीसी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2 के प्रोविजंस कंप्लीट किए थे। एक बार देख लेते हैं कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने किया था एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, राइट। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का पूरे प्रोविजन हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। तो नेक्स्ट आता है सेक्शन 34, है ना। तो पूरी उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया होगा कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34 से। तो देखिए सेक्शन 34 क्या कहता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बेटा पहले तो आप ये समझ लो कि यहां पर जो पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो रही है ना, वो पर्सनल लेवल पे हो रही है। पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट नहीं हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी नहीं चल रही है। यहां पर पार्टनर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 34 अप्लाई होगा। तो देखते हैं सेक्शन 34 क्या बोल रहा है। Where a partner in a firm is adjudicated, adjudicated का मतलब बेटा क्या होता है, adjudicated का मतलब declared by court। किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी को कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे। तो कभी भी देखिएगा अगर इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा हुआ है तो एडजुडिकेटेड या एडजस्ट बाय, एडजस्ट इंसॉल्वेंट लिखा होगा। तो एडजस्ट का मतलब होता है या एडजुडिकेटेड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। तो देखिए where a partner in a firm is adjudicated as an insolvent he ceases टू बी पार्टनर। अब देखो हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है, अगर कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब यहां पर अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो पार्टनरशिप बनी है, तो पार्टनरशिप बनी किस वजह से थी, एग्रीमेंट की वजह से बनी थी। ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी कि पार्टनरशिप के जो एसेंशियल एलिमेंट्स में पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेसिस पे बनती है, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। यानी पार्टनर जैसे ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो गया। तो इस वजह से अब वो आगे जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है उस दिन के बाद से वो उस फर्म में पार्टनर नहीं रहेगा। देखिए ही सीजेस टू बी पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। तो जिस दिन इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास हुआ है उसके बाद से वो फर्म में पार्टनर नहीं रहेगा। वेदर और नॉट द फर्म हियर बाय डिसॉल्व, अभी फर्म डिसॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है वो मैटर नहीं करता ऑब्वियसली, कि अगर दो पार्टनर्स होंगे तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग हैं और एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो भी रहा है तो उस केस में भले ही वो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है लेकिन बाकी के पार्टनर्स अगर चाहेंगे तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the adjudication of partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent। तो देखो अगर दो से ज्यादा पार्टनर है तो वहां पर अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसकी वजह से फर्म का डिसॉल्व होना जरूरी नहीं है, उसकी वजह से फर्म बंद नहीं होगी। और उसके बाद में अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो जो उसकी स्टेट है, यानी कि स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए लायबल नहीं होगी और ना ही उसके किए गए काम के लिए फर्म लायबल होगी और ना ही फर्म के किए गए काम के लिए उसकी स्टेट लायबल होगी। देखिए डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन इज मेड। तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है उसके बाद फर्म अगर कुछ भी करती है तो उसके लिए ना तो उसकी कोई लायबिलिटी बनेगी और ना ही उसकी कोई भी स्टेट लायबल होगी। आगे देखते हैं अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि भाई सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं आफ्टर इंसॉल्वेंसी। वो ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है फ्यूचर में। तो यहां पर वो पार्टनर अब नहीं रहेगा जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ही विल बी सीज टू बी पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। The estate of the insolvent partner is not liable for the acts of the firm done after the date of order of adjudication। तो जिस दिन इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास हुआ है उसके बाद के फर्म के किए गए कामों के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल
नहीं होगी। द फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब जब वो फर्म में पार्टनर है ही नहीं तो उसके सारे के सारे रिलेशन फर्म से खत्म हो गए। जब सारे के सारे रिलेशन फर्म से खत्म हो गए तो फर्म के किए गए काम के लिए वो भी लायबल बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रॉम द डेट of order of adjudication. Ordinary but not invariably, the insolvency of a partner result in dissolution of the firm, but the partners are competent to agree among themselves that the adjudication of a partner as an insolvent will not give rise to the dissolution of the firm. बिल्कुल सेम वैसी चीज है जो मैंने आपको बताई। अगर दो से ज्यादा पार्टनर हैं तो फिर उस केस में अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर दो ही पार्टनर है तो ऑब्वियसली कि फर्म वहां पर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन पार्टनरशिप फर्म नहीं रन कर सकता। तो उस सिचुएशन में देखा जाएगा कि दो से ज्यादा है या नहीं है। तो ऑर्डिनरी लेवल पे अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद फर्म का डिसोल्यूशन हो। आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 35 क्या बोलता है। सेक्शन 34 था इंसॉल्वेंसी का, सेक्शन 35 किस चीज का है? सेक्शन 35 बताता है आपका लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। अब अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है, अब अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है यानी कि डिसीज पार्टनर है, उसकी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी। स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी? तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसकी स्टेट लायबल यानी कि प्रॉपर्टी लायबल होगी या नहीं होगी? तो ये देखते हैं। देखिए द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। बिल्कुल, यहां पर देखो फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, ये दोनों फर्क है। पार्टनरशिप क्या होता है? पहली क्लास में ही मैंने बताया था, पार्टनरशिप का मतलब एक रिलेशन है बिटवीन पार्टनर, उस रिलेशन को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो यहां पर अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही है तो पार्टनरशिप में तो डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि उस रिलेशन में तो डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी सेम वही है, अगर दो से ज्यादा पार्टनर हैं और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस केस में बाकी के जो बचे हुए पार्टनर है वो अगर कंटिन्यू चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए but the rule in regard to the dissolution of the partnership by death of partner is subject to a contract between the parties, and the partners are competent to agree that death of one will not have the effect of dissolving the partnership as regard the surviving partners unless the firm consists of only two partner। तो अगर फर्म में दो पार्टनर है तो उस केस में ऑब्वियसली कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, लेकिन अगर दो से ज्यादा पार्टनर है तो अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस केस में फर्म अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है। इन ऑर्डर दैट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। अब अगर फर्म कंटिन्यू कर रही है, अगर फर्म कंटिन्यू कर रही है तो उस केस में क्या डिसीज्ड पार्टनर की एस्टेट या उसकी एसेट लायबल होनी चाहिए? आंसर इज नो। अगर फर्म बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, तो फर्म के उसकी डेथ के बाद किए गए कामों के लिए उसकी प्रॉपर्टी कभी भी लायबल नहीं होगी। और यहां पर जरूरी नहीं है कि जो डिसीज पार्टनर है उसके लिए पब्लिक नोटिस दिया जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो भी उस सिचुएशन में उसकी प्रॉपर्टी कभी भी लायबल नहीं होगी। देखिए may be absolved from liability for the future obligation of the firm. It is not necessary to give any notice either to the public or the person having dealing with the firm। तो जो लोग फर्म के साथ में डील कर रहे हैं उनको या पब्लिक को नोटिस देना जरूरी नहीं होता। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। देखिए X was a partner in a firm, the firm ordered goods in X lifetime। अब फर्म ने ऑर्डर कब दिया था? X की लाइफ टाइम में दिया था, लेकिन डिलीवरी कब हो रही है? डिलीवरी हो रही है एक्स की डेथ के बाद में, यानी डेट फर्म के लिए जो डेट क्रिएट हो रहा है, फर्म की जो लायबिलिटी अराइज हो रही है वो उसकी डेथ के बाद हो रही है। तो क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी? आंसर इज नो। चलिए देखते हैं। इन सच अ केस एक्स स्टेट वुड नॉट बी लायबल फॉर द डेट। अ क्रेडिटर कैन हैव ओनली अ पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर्स। तो वहां पर जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनको भी वो डेट रिकवर करना है, वो जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट में पर्सनल डिक्री पास करवा सकते हैं, यानी कोर्ट से डिसीजन ले सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। एंड डिक्री अगेंस्ट द पार्टनरशिप एसेट इन द हैंड्स ऑफ दोस पार्टनर्स। तो उन पार्टनर्स के पास में जो पार्टनरशिप एसेट है उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, या जो सर्वाइविंग पार्टनर है उनसे वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। A suit for goods
told and delivered would not lie against the representative of the deceased partner. Even उसकी प्रॉपर्टी तो लायबल नहीं होगी और ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल होंगे. दिस इज बिकॉज देयर वाज नो डेट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम. क्योंकि ये जो गुड्स डिलीवर हुए ये कब हुए, ये उसकी डेथ के बाद हुए. तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसमें डेट क्या पड़ी होगी, जब गुड्स की डिलीवरी हुई होगी तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी. तो उस केस में उसकी डेथ के बाद में किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी प्रॉपर्टी कभी भी लायबल नहीं होगी. देखिए आगे देखिए सेक्शन 36 क्या बोल रहा है. सेक्शन 36 बोल रहा है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस. ऑब्वियसली अब देखो अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है, अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है तो क्या जो बिजनेस फर्म कर रही है, जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कर रही है, क्या वो सेम बिजनेस कर सकता है. तो देखो ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म में पार्टनर है तो ड्यूरिंग द पार्टनरशिप, जब वो पार्टनरशिप फर्म में है तब तक वो फर्म के साथ में कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता और नहीं वो सेम बिजनेस कर सकता है. बट अगर वो फर्म छोड़ करके जा रहा है तो क्या वो सेम बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अनलेस एंड अनटिल बाकी के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो या इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट ना हुआ. तो चलिए देखते हैं एक बार आउटगोइंग पार्टनर. एन आउटगोइंग पार्टनर may carry on business competing with that of the firm and he may advertise such business but subject to contract to the contrary he may not. तो देखो अगर इसके अगेंस्ट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो फर्म के साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकता. देखिए सॉरी कॉम्पीट कर सकता है, ठीक है. तो देखिए अब वो क्या क्या काम नहीं कर सकता है, क्या लिखा हुआ, ही में नॉट. क्या क्या काम नहीं कर सकता, फर्म का नाम अब यूज नहीं कर सकता. अब तो फर्म छोड़ दी है, जब पार्टनरशिप ही नहीं रही, जब रिलेशन ही नहीं रहा तो आप पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते. ना ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, और ना ही वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वो फर्म का बिजनेस कर रहा है या फर्म में कंटिन्यू कर रहा है, या ऐसा है कि वो दूसरों को बता रहा है कि भाई मैं अभी भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तुम मेरे से ये गुड्स खरीद लो. तो उसका जब फर्म के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं बचा हुआ है तो ना ही वो उसका नाम यूज कर सकता है और ना ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म. Solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. अब देखो पुरानी वाली पार्टनरशिप में वो बिजनेस करता था, वो एक्टिव पार्टनर था भाई, उसके पास में सारी अथॉरिटीज थी, सब कुछ, वो परचेजिंग सेलिंग उस कस्टमर के बारे में डिटेल सब कुछ उसको पता था, ठीक. तो अब वो ये भी तो कर सकता है ना कि भाई अब वो जब अपना सेपरेट बिजनेस कर रहा है तो उसको ये तो पता ही है कि फर्म के पुराने कस्टमर्स कौन थे, तो पता चला जो पुराने वाले कस्टमर्स हैं उनको वो सॉलिसिट कर रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता. तो यहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो फर्म के पुराने कस्टमर थे जिनके साथ में फर्म डील कर रही थी उनको वो सॉलिसिट करके अपनी तरफ लेकर के नहीं आएगा. देखिए एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो सेक्शन 27 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. देखिए अ पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट, तो अभी देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो पार्टनर है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, देखिए विद हिज पार्टनर दैट ऑन सीजिंग टू बी अ पार्टनर he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits. तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेक्शन 27 में एक एक्सेप्शन कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि वो स्पेसिफिक बिजनेस एक स्पेसिफाइड लिमिट में और एक स्पेसिफाइड टाइम तक नहीं कर सकता, और ये रिस्ट्रिक्शन अगर लगाई गई है तो ये रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से वैलिड होगी. And notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable. तो अगर reasonable restriction लगाई गई हैं, local limits specified हैं, टाइम स्पेसिफाइड, ये तीन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा, एग्जाम में घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं. तो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड होनी चाहिए, लोकल लिमिट यानी कि जियोग्राफिकल लिमिट स्पेसिफाइड होनी चाहिए, और साथ में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा, इसको एक्सेप्शन माना जाएगा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का. आगे देखते हैं. अब देखते हैं सेक्शन 37. अब देखिए सेक्शन 37 क्या बोल रहा है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. अब देखो क्या बोल रहा है,
पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ करके जा रहा है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ करके जा रहा है, क्या छोड़ने के बाद भी उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? फर्म छोड़ दी, फर्म छोड़ करके चला गया, और फर्म छोड़ने के बाद भी क्या उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? तो यह बताता है आपका सेक्शन 37, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ केसेस में टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, यानी आगे के जो प्रॉफिट है उस पे उसके अधिकार। देखिए सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज cease to be a partner and the surviving or continuing partner carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them। अब देखो अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ करके चला गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से वो चला गया फर्म से, लेकिन अभी फर्म ने अपने फाइनल अकाउंट्स को सेटल नहीं किया है। अब जब फाइनल अकाउंट्स को सेटल नहीं किया है तो भाई उसकी कैपिटल भी लगी होगी, उसका पैसा भी लगा होगा, उसके भी अकाउंट्स अभी सेटल नहीं किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फर्म अभी भी उसके पैसों को यूज कर रही है ना कहीं फर्म के प्रॉफिट में उसका भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक फर्म के जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो सेटल नहीं हो जाते तब तक उसको उस पर या तो इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। देखो outgoing partner or his estate, then in the absence of a contract to the contrary, ये तो हर जगह पर है कि अगर उसके अगेंस्ट में कोई एग्रीमेंट है या उसके अगेंस्ट में कोई टर्म्स और कंडीशन डिसाइडेड है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। द आउटगोइंग पार्टनर और हिज estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of the profit made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to interest at the rate of 6%, 6% per annum on the amount of his share in the property of the फर्म। तो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एग्री कर रहे हैं, या अगर वो फर्म छोड़ करके चला गया है तो वो भी एग्री कर रहा है, तो फिर वहां पर उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो भी कैपिटल है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, वो अगर कंटिन्यू कर रहा है तो फिर उस केस में जो भी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स होंगे उस पर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, या इंटरेस्ट पे भी वो, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे भी उसका राइट होगा। देखिए प्रोवाइडेड दैट whereby contract between the partners an option is given to surviving or continuing partner to purchase the interest of the deceased or outgoing partner। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है जिस पार्टनर की डेथ हुई है या जो पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है उसके और सर्वाइविंग पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई वो अपना पैसा, अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को विड्रॉ नहीं करेगा, वो फॉर्म में कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए एक बार हाँ, and that option is duly exercised. The estate of the deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profit. But if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provision of this section। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि अगर जो सर्वाइविंग पार्टनर है या जो भी पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है या अगर किसी की डेथ हुई है तो उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें जो सर्वाइविंग पार्टनर थे वो डिसीज पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर की जो भी स्टेट है या जो भी उसका शेयर है या जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उसको परचेज कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे। अब जब खरीद रहे हैं तो भाई उसका पैसा भी देंगे। तो अगर उन्होंने उसको परचेज किया यानी ड्यूली एक्सरसाइज, देखो यहां पर लिखा हुआ है एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज, और उस ऑप्शन पे एक्सरसाइज कर लिया गया है, तब तो उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, ना ही कोई इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एसेट को, कोई भी चीज को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत भी तो दे रहे हैं, और अगर हम उसकी कीमत दे रहे हैं तो फिर आपको फर्दर प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर इस ऑप्शन पे एक्सरसाइज नहीं किया गया है तो फिर उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल 16, A, B, and C are partners in a manufacture of machinery. A is entitled to 3/8 of the partnership property
एंड प्रॉफिट। तो ए का हिस्सा कितना था? 38 का। तो एक हाँ, तो देखिए ए का हिस्सा कितना था? 38 का। ठीक, अब देखते हैं ए बिकम बैंकरप्ट, तो ए बैंकरप्ट हो गया, वेयर एज बी एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस। अब उसके बैंकरप्सी के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू है और उसके बाद में विदाउट पेइंग ए शेयर ऑफ द पार्टनरशिप एसेट। अब जो इसका हिस्सा था 3/8 का, उसको वो दिया भी नहीं गया, और बाकी के जो पार्टनर है बी एंड सी, वो फॉर्म को कंटिन्यू कर भी रहे हैं और सेटलिंग अकाउंट्स विद हिज स्टेट। A's estate is entitled to 3/8 of the profit made in the business from the date of his bankruptcy। तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टी को, उसके कंट्रीब्यूशन को फर्म यूज कर रही है, और उसका हिस्सा कितना था? उसका हिस्सा था 3/8। तो उसके इंसॉल्वेंट, उसके बैंकरप्ट होने के बाद भी उसको 3/8 का पोर्शन मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्म उसकी एसेट को, उसकी स्टेट को यूज कर रही है। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। A, B and C are partners. C retires after selling his share in the partnership firm। अब यहां पर A, B, C 3 पार्टनर्स थे, C रिटायर हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया? अपना शेयर बेच दिया। लेकिन A and B fail to pay the value of the share। अब उसने अपना हिस्सा बेच तो दिया था, लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स थे यानी कि B और C, उन्होंने उसका शेयर दिया नहीं उसको, उसकी पेमेंट उसने करी नहीं, उसका जो भी शेयर था उसकी वैल्यू पे नहीं करी टू C as agreed to। The value of the share of C on the date of his retirement from the firm would be pure debt from the date on which he ceased to be partner। अब जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और वो अपने इंटरेस्ट को बेच रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को बेच रहा है और ये लोग उसको खरीद रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई प्राइस तो होगा ना। अब इन लोगों ने कमिटमेंट किया था कि भाई हम इतना प्राइस देंगे, लेकिन अब ये तो फर्म से चला गया, लेकिन ये लोग इसका प्राइस नहीं दे पाए, प्राइस को पे करने में ये फेल हो गए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई जितना अमाउंट डिसाइड हुआ था, जो भी प्राइस डिसाइड हुआ था, वो इनकी फर्म के लिए क्या बन गया है? डेट बन गया है। वो इनकी फर्म के लिए, इनके लिए डेट बन गया है। अब देखिए, ऑन विच he ceased to be partner as per the agreement entered between the parties, she is entitled to recover the same with interest। तो यहां पर इस डेट को वो बिल्कुल रिकवर कर सकता है और विद इंटरेस्ट। ठीक, तो अगर कोई भी पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी की तरह से तो है उसका इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को अगर बेच रहा है, तो बाकी के पार्टनर्स उसका पेमेंट करेंगे, और अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर ये उनके लिए डेट होगा, और डेट को वो रिकवर भी कर सकता है विद इंटरेस्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या बोलता है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फॉर्म। तो देखते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी बेटा क्या होता है? कंटिन्यूइंग गारंटी होती है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की गारंटी। ये हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि अगर कोई गारंटी है जो कंटिन्यूअसली चल रही है, कि मैंने किसी से बोला कि भाई ये जितना भी आपसे गुड्स ले, या जितनी बार भी पैसा उधार ले, जितने भी लोन ले, सब पे गारंटी मेरी है। तो वो 10,000 का ले रहा है, फिर 20,000 का ले रहा है, फिर 15,000, तो जितने भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, हर एक पे गारंटी मेरी बनती चली जा रही। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर फर्म को कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई थी, और टू थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म is in the absence of any agreement to the contrary revoked as to future transaction from the date of any change in the constitution of the firm। तो अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज हो रहा है, तो यहां पर श्योरिटी को बताना जरूरी है, और श्योरिटी की कंसेंट भी जरूरी है। और अगर श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली और उसकी नॉलेज के बिना फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज हुआ, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वहां पर गारंटी क्या हो जाएगी? वहां पर गारंटी रिवोक्ड हो जाएगी, यानी कि गारंटी कैंसिल हो जाएगी। फिर फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए तो श्योरिटी की लायबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन बाद में किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं होगी। तो देखिए यहां पर आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है। अब एक फाइनल यूनिट बची हुई है, यूनिट 3, इसमें रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बताया गया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक कोशिश करिए कि ये वाली यूनिट पूरी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मैं हर क्लास में बोलता हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा।
किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।